और इसी बीच आपको भोपाल ही चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। प्रवेश दिया उन हॉस्पिटलों के अंदर आयुर्वेद के प्रादुर्भाव हुआ, जिसके लिए लगता था कि पता नहीं कोई परमात्मा ने लीला रखी है कि इतनी बड़ी बीमारी लाओ कि अपने आप ऐसा लगे कि बिना आयुर्वेद उद्धार नहीं हो सकता है। अब ये दरवाजा निश्चित रूप से आयुर्वेद के लिए जो खुला है, काढ़े के माध्यम से अमृत पेय के रूप में पूरी दुनिया ने, जब तक कि उसकी सही से दवाई नहीं आई, और ये आयुर्वेद की तो लीला है, प्रकृति के साथ जुड़ करके इसकी कहानी भी कितनी अजब है। हमारे लिए कोई दुनिया का ऐसा जानकारी नहीं है जो प्रकृति के साथ तादात्म्य जोड़ता है एक दूसरे के साथ। ये केवल आयुर्वेद है। अगर हम अपने इस शरीर के रहस्यों की तरफ देखें तो शरीर के रहस्यों की तरफ देखें कि एक शरीर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये बोलने की बात नहीं है। एक व्यक्ति के शरीर में हजारों लाखों मुख होते हैं और हजारों लाखों मुख के माध्यम से उसके पिंड की रक्षा करना चाहिए। ये बोलने में अटपटा लगेगा कि हजारों लाखों मुख कहाँ होते हैं, लेकिन रोम रोम के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो अपने आप थेरेपी से ये हजारों लाखों मुख तक अपनी जो दवाई औषधि पहुंचाते हैं। ये निरोग रहने के लिए इससे बढ़कर कौन सा मौका मिलेगा। ये रोम रोम के माध्यम से हर एक जगह से हमारे इस पूरे शरीर की, ब्रह्मांड की रचना और शरीर की रचना की समानता तो है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा न बोलते हुए, जिस प्रकार से सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा प्रकार की सर्जरी का उल्लेख हमारे आयुर्वेद में, हमें इस बात का गर्व है। आज के समय में भी भारत सरकार ने उसकी मान्यता देते हुए आयुर्वेदिक कॉलेजों के अंदर वो उस प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है, जिसके आधार पर हमारी सभी प्रकार की सर्जरियों को उस तरह से ही देखा जा रहा है। और एम्स, नाम तो एम्स था, लेकिन आयुर्वेद ने देर से प्रवेश किया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आयुर्वेद के खुद के एम्स खुल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज अपने बीच बदलते दौर में हमारे पास इस नई धारा के आधार पर वर्तमान के लिए, और जैसे मैंने कहा कि प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य कैसा है, जहां बीमार है कोई ऐसा पेथी नहीं है, भगवान की लीला है। कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी जहां होगी उसके आसपास में ही 10-5 किलोमीटर में आयुर्वेद के पौधों में उसका इलाज होगा। ये कोई मार्ग जानता तो वो आयुर्वेद वाले ही जानते, और कोई नहीं जानता। ये बड़ा रहस्य भी है, ये बड़ी चुनौती भी है। हमारे बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास चले जाओ तो डॉक्टर के साथ एक संकट है। बाकी डॉक्टर तो चिट्ठी पे अपने अलग से कोई अपनी दवाई लिखेंगे, वो दवाई की दुकान तक जाने के बाद आपका इलाज होगा। लेकिन ये आयुर्वेद का इलाज है कि दवाई नहीं है दुकान पे तो आयुर्वेद का डॉक्टर निकलेगा, 10-5 अपनी तमाम प्रकार की दवाई खुद ढूंढ लेगा प्रकृति से, और कूट पीट करके आपका इलाज पक्का कर देगा। आपके लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये रामायण काल से हम सब जानते, लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए भगवान राम के काल से आयुर्वेद ने सदैव अपनी महत्ता सिद्ध की है। आज के इस अवसर पर जब आयुर्वेद की बात करता हूं तो मेरे अपने जीवन में भी बहुत भयंकर से भयंकर भी कष्ट हो, तब भी मेरा भरोसा आयुर्वेद पे ही रहता। ये मैं पक्का कह सकता हूं, आयुर्वेद के बाहर नहीं जाता। आयुर्वेद के माध्यम से आज भगवान की दया से, आयुर्वेद के संपर्क में आने से, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की दया है, ना चश्मा लगा है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई दूसरी बीमारी है। 60 के पार तो हो गया हूं, लेकिन ये परमात्मा की इस कहानी का आयुर्वेद के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे सबके जीवन से जिस भी प्रकार की बीमारियां हो, आयुर्वेद पर अगर आप भरोसा करते हो और आयुर्वेद के माध्यम से अपने नियम संयम के साथ, और ये जो दैनिक दिनचर्या के ऊपर आप अपने ढंग से चलते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से, सच्चे अर्थों में वो सार्थक होता है किसी मार्ग से तो आयुर्वेद से ही होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। जब अपन आयुर्वेद की बात करते तो धनतेरस से जुड़ी हुई कहानी थी, और ये बात भी सही कि हमारे सुखों की तुलना में पहला सुख निरोगी काया से बात कही है।
सुख के तो बहुत प्रकार है, लेकिन सुख में शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा सुख आता है तो ये धनतेरस से जोड़ के भी देखते हैं कि धन बाद में आएगा, धन का करोगे क्या, शरीर लायक नहीं तो ये धन धरा रह जाएगा। ऐसे में धनतेरस से धनवंतरी की उत्पत्ति मानी है, लेकिन धनतेरस तिथियों के आधार पर बदलती रहती है। अब जब दुनिया का विश्वास बढ़ रहा हमारी अपने इन सारी चीजों पर, तो दुनिया की सरलता के लिए भी आयुर्वेद की जो तिथि तय की ऐसे ही है ना भाई साहब। अब 23 सितंबर, भले हमारी दिवाली आगे पीछे मने, धनतेरस का जा रही वो तो हमारे घर में रहने वाली है, लेकिन आयुर्वेद की भी महत्ता बढ़ाना है। तो इस नाते से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि यूनानी मसली ये भी अच्छा निर्णय करा कि 23 सितंबर हमारी ये धन्वंतरी जयंती के साथ साथ आयुर्वेद दिवस मना करके आज ही धन्वंतरी जयंती मना ले या धनतेरस मना ले। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये जो हमारे सुख के साथ जो शरीर की चिंता करने का भाव है, इस आधार पर 23 तारीख के दिन आज हमने ये विशेष बात भी है कि आज दिन और रात भी बराबर रहते हैं 23 सितंबर। और अभी तो हमने अपने सरकार के माध्यम से वैदिक घड़ी की भी स्थापना करी, और वैदिक घड़ी के अंदर भी इसी बात की महत्ता है। वैदिक घड़ी का अगर संक्षेप में कोई अर्थ समझेगा तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दिन और रात दोनों के लिए कितना सरल सिद्धांत है। अगर दिन गिनोगे तो आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होना चाहिए, तो दिन तो तभी होगा ना। अब दिन तो पूरा मान लेते हैं अंग्रेजी हिसाब से, और रात आधी निकालते हैं, तो ये 18 ही तो घंटे हुए, फिर 6 घंटे कहाँ जाने वाले, उसमें क्या हो रहा है। नहीं, दूसरा दिन लग गया। कैसे लग गया भाई? दुनिया में कौन सा ऐसा प्राणी है जो रात की 12 बजे बाद उनकी दिनचर्या चालू होती? कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो वैदिक टाइम टेबल का कैलकुलेशन है, ये पूरा सिद्धांत तो उसी आकलन से है। जब हमने कहा कि हमारा 1 घंटा अंग्रेजी हिसाब से 60 मिनट पे होगा, लेकिन वैदिक समय तो 48 मिनट का ही होगा। जैसे हम 48 मिनट पे आते हैं तो ये 15 मुहूर्त हो जाते हैं, सुबह सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक, और 15 ही मुहूर्त रात के रहते हैं। तो 15-15 30, तो 30 मुहूर्त अपने आप मिल जाते हैं। तो ना रात घटी ना दिन बढ़ा, रात भी बराबर दिन भी बराबर, और आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और इसीलिए उससे आगे बढ़कर केवल सूर्योदय नहीं, नक्षत्रों की गणना भी की गई, 12 राशियों के साथ भी। तो ये सारी चीजों का असर हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान से आता है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान को समझते समझते शरीर विज्ञान को भी समझाना, यही तो आयुर्वेद है। इसके बाहर क्या है? हर एक चीज का असर अगर कहीं से निकलता है, हर एक परिस्थिति का परमात्मा ने जो चक्र बनाया है, इसलिए सभी ऋतुओं के लिए, ऋतुओं के आधार पर इलाज की बात अगर कहीं की गई है तो आयुर्वेद के माध्यम से की गई। हर ऋतु का आनंद है। मौसम 3 हो सकते हैं, लेकिन ऋतु तो 6 हो सकती है, और ऋतुओं के आधार पर पूरे वर्ष की गणना और कितने प्रकार से इलाज करते हैं। वैसे आपने कहा ही है, हमारी सरकार के माध्यम से बोलने के लिए तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर घर घर में आयुर्वेद कितना अंदर तक घुसा हुआ है कि अपने किचन में जब तक हल्दी नहीं डले तब तक सब्जी और दाल का मजा नहीं आता है। ये आयुर्वेदिक का तो आनंद है। ये इसी प्रकार से तो है, हमारा किचन भी पूरा नहीं होता। घर के खाने पीने से लेकर सभी चीज, दादी माँ का बटवा, अपने घर में बीमारी की कोई हल्दी की पट्टी लगाने वाली वो पुरानी कहानी, वो सारी चीजें हमको याद दिलाती है कि शरीर के साथ होने वाली घटनाओं में घर में ही दवाई मौजूद है, घर में इलाज मौजूद है। पानी की पट्टी से लेकर अब जल नीति भी करा लेते हैं। आयुर्वेद और प्रकृति का ऐसा तालमेल है, ये कोई बाहर नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ पक्ष है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर, जो समय बदल रहा है और समय बदलते के साथ आयुष मार्ग, आयुष वीजा, ऐसी कई प्रकार की आज के समय में, जब ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, इसमें बहुत संभावना बन गई। और इसीलिए आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने बाकी इलाजों की करने वाली पद्धतियों में आयुर्वेद का भी वही महत्व स्थापित किया। और जब हम अपने मध्य प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर तो वास्तव में हमारा परमात्मा ने प्रकृति का कितना सुंदर परिवेश दिया है। हमारे लिए हमने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेज खुलना चाहिए, तो जहां हमारी प्राकृतिक सारी आबो हवा है, सारी वनस्पतियां हैं, दुनिया भर से इस मार्ग से भी चल करके बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्रवासियों का, वहां के निवासियों का और विदेशवासियों का, सबके लिए वो अवसर देने के लिए, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ ही कहा है
कि हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे आयुर्वेद के, और पहली बार आज की स्थिति में एक साल में 8 मेडिकल कॉलेज खोल करके ये हमारे संकल्प की पूर्ति कर दी है कि लगातार कोई संकोच नहीं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुले। और इसीलिए एक नहीं कितने प्रकार से इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे ऐसे ऐसे जगह पर आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ साथ बहुत सारी सौगातें भी दे रहे हैं। तो आज मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जब आयुर्वेद दिवस पर मध्य प्रदेश को 12 आयुष अस्पतालों की सौगात दे रहा है, जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। प्रदेश जब हेल्थ एंड वेलनेस का केंद्र बन रहा है, ऐसे में ये ऐतिहासिक कदम हमारे लिए प्रोत्साहन करने वाला रहेगा। आज आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष और पर्यटन विभाग के माध्यम से 50-50 बिस्तर के 2 और 10-10 बिस्तर के 10 अस्पतालों का MOU भी संपन्न हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा दोनों विभागों को, टूरिज्म को भी और आयुर्वेद डिपार्टमेंट को भी। आयुर्वेद वेलनेस टूरिज्म के माध्यम से उज्जैन खजुराहो में 50-50 बिस्तर के 2 नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा इस नाते। और 10-10 बिस्तर वाले छोटे अस्पताल पचमढ़ी, मंदसौर, आगर मालवा, चित्रकूट, चंदेरी, दतिया, सिंगरौली, ओरछा, ओंकारेश्वर, ताली वाली तो बजाओ, अलीराजपुर और बता रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बता रहा हूं मैं। आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे बढ़ूंगा। ऐसे में कैंसर के लिए भी हमारे पास बाकी इलाजों के साथ आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा इलाज है। और कैंसर का ये नया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कारुण्य भी शुरू किया है। और आशा करता हूं कारुण्य के कार्यक्रम से इस मुश्किल वक्त में कैंसर के सभी रोगियों को, पीड़ितों को, उनके परिवार में ये बड़ा अपना रोल अदा करेगा। औषधि खेती के लिए भी टोल फ्री नंबर अब आज हमने यहाँ जारी किया है। मध्य हर्बल दर्पण पत्रिका का विमोचन हो ही चुका है। और इसके साथ साथ हर जिले के अंदर एक जिले में अभी जो 9 आयुष महाविद्यालय में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको बढ़ाते हुए 51 जिले तक हम ले जाने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें कम से कम 1 यूनिट खुलेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए भी मैं आयुष डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा